मॉर्निंग विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की क्लास में। अपन चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 का जो राजनीति विज्ञान का जो छठा पार्ट है केंद्र सरकार के बारे में, सरकार कार्ड वगैरह ये आपने पढ़ लिया था। कल हमने एक क्वेश्चन लिया था लोकसभा का गठन। लोकसभा के गठन में सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा था सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या लोकसभा के अंदर है 545 वर्तमान में है और वैसे अधिकतम है 552। इसका हमने कल डिवाइड किया था 530 निर्वाचित प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं अखिल भारतीय समुदाय के। ठीक है, और ये संख्या 545 की ग्रहण करें तो 545 में से 245 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे। इसके अलावा 13 सदस्य की संघ केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य होंगे, 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाता है। उसके बाद योग्यता हमने पढ़ी थी। योग्यता में आपने लिखा था कि वो भारत का नागरिक हो, न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। इसके अलावा एक सदस्य दोनों सदनों का एक साथ सदस्यता नहीं रख सकता, उसे एक सदन से सदस्यता हटानी पड़ती है। अगर वो दोनों सदनों का सदस्य है तो 1 महीने के अंदर। उसके बाद एक चीज इसमें महत्वपूर्ण थी, 25 वर्ष आयु, यानी लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सदस्यों की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद कार्यकाल हमने पढ़ा था। कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है वैसे, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है। प्रधानमंत्री जब चाहे तब राष्ट्रपति से कहला करके या राष्ट्रपति के द्वारा इस लोकसभा को कभी भंग करवा सकता है। उसके बाद अधिवेशन है, यानी लोकसभा का जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में आपने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, उसको स्थगित किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा की मतलब 2 बैठकों के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगर 6 महीने में ये बैठक नहीं होती है तो फिर अध्यादेश लाया जा सकता है। उसके बाद पदाधिकारी अपने पढ़े थे। लोकसभा के अंदर 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष बना लेते हैं। उसको पद से हटाया भी जा सकता है, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो बहुमत के द्वारा या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। उसके बाद कार्य हमने देखे थे। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य है वो सदन में शांति बनाए रखना है। इसके अलावा वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति और अनुशासन को बनाए रखता है। इसके अलावा लोकसभा की समस्त कार्यवाही को संचालित करता है और सदस्यों के बीच वाद विवाद करवाता है। इसके अलावा वह सदन की कुछ समितियों का सभापति भी होता है और अध्यक्ष से ही निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके अलावा संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है और टाइमर या निर्णायक मत देने का अधिकार भी उसी को होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया कल हमने पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे आज लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियों का प्रश्न है। अब पीछे आपने पढ़ा, यानी जैसे मान लीजिए कि संसद की शक्तियों को अभी हमने नहीं पढ़ा है। संसद की शक्ति कह दो, राज्यसभा की शक्ति कह दो या लोकसभा की शक्ति, तीनों प्रश्न एक ही है। तो लोकसभा की शक्तियां या अधिकार सबसे पहले है विधायी अधिकार। विधायी का मतलब होता है क्या? कानून निर्माण। लोकसभा की पहली शक्ति है विधायी शक्ति, यानी कानून निर्माण की शक्ति। यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद जो है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून बनाती है। यानी संसद जो है, क्योंकि संसद में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लोकसभा संसद का ही एक क्या है? सदन है। यानी संसद जो है वो संघ सूची, समवर्ती और विशिष्ट और कुछ मामले में राज्य सूची, ये 4 विषय हैं। यानी
संसद जो है वो संघ सूची, समवर्ती सूची, विशिष्ट विषयों के ऊपर और कुछ हद तक राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार रखती है या कानून बना सकती है। इसके अलावा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन के संबंध में ये कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में जो प्रस्ताव लिए जाते हैं दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। यानी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि लोकसभा की आप शक्ति बता रहे हो तो सबसे पहली शक्ति है उसकी कानून निर्माण की, ठीक है। यानी संसद का मतलब क्या है, लोकसभा भी है और क्या है, राज्यसभा भी है। तो संघ सूची के ऊपर कानून बनाना, समवर्ती सूची पर, विशिष्ट विषयों के ऊपर और कुछ हद तक राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का काम कौन करती है, लोकसभा करती है। यहाँ पे आप संसद बोले तो भी सही है, लोकसभा बोले तो भी सही है, राज्यसभा बोले तो भी सही है। कारण कि संसद ही किससे बनी है, लोकसभा और राज्यसभा से बनी है। तो आप लोकसभा की शक्तियां पढ़ रहे हो तो लोकसभा की शक्तियों में आपको ये बताना पड़ेगा कि लोकसभा जो है वो संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी लोकसभा जो है वो संसद के द्वारा संघ सूची, समवर्ती सूची, विशिष्ट विषयों के ऊपर और कुछ हद तक राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है। और कानून बनने के बाद अगर मान लीजिए कि वो कानून दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून देश में लागू हो जाता है, ठीक है। दूसरी वित्तीय शक्ति, वित्त का मतलब होता है धन, वित्तीय शक्ति यानी लोकसभा जो है, लोकसभा के पास सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वित्तीय शक्ति है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर देश के धन विधेयक को या फिर वित्त विधेयक को सबसे पहले लोकसभा के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है। यानी कोई भी देश का जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक जो है उसको पारित करने का या रखने का अधिकार किसको है, सिर्फ लोकसभा को ही है, अनुच्छेद 109 के अनुसार। यानी भारतीय संविधान में लोकसभा को वित्त संबंधी शक्ति प्रदान की गई है, राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं रखे जा सकते। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक को कहां ले जाया जाता है, राज्यसभा में। यानी धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के ऊपर धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाएगा। पहले लोकसभा से वो विधेयक पारित होने के बाद जाएगा दूसरे सदन में यानी राज्यसभा में। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है, 14 दिन को उसको विलंब कर सकते हैं। यानी 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को उस विधेयक के ऊपर कोई भी विचार विमर्श करना है या उसमें कोई काट छांट करनी है, 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा इसे वापस लोकसभा में पहुंचाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा 14 दिन तक उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो वो विधेयक दोनों सदनों से क्या माना जाएगा, पारित माना जाता है, ठीक है। फिर से देखो आप क्या कह रहे हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही रखे जाएंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर राज्यसभा में नहीं रखे जा सकते। लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं यानी दूसरे सदन में, ठीक है। अब दूसरा सदन उसे 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक को वापस लोकसभा में लौटाना अनिवार्य है। अगर मान लो कि वह उसमें कुछ संशोधन नहीं करे या अस्वीकार कर दे, ठीक है, तो अगर 14 दिन में वो नहीं पहुंचाती है तो ऐसी स्थिति को विधेयक दोनों सदनों से क्या माना जाएगा, पारित माना जाता है। उसके बाद है नंबर तीसरी शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण। यानी लोकसभा जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कैसे करती है, यानी लोकसभा कह दो या फिर संसद कह दो, है ना।
संसद जो है वो कार्यपालिका अर्थात क्या है, मंत्रिमंडल, ठीक है, के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास हो, ठीक है। यानी कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है आपका क्या, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आता है, ठीक है। अब जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास पारित कर दे तो पूरी मंत्रिमंडल क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। समझ रहे हो आप कि कार्यपालिका जो है, या यूं कह दें कि लोकसभा जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कैसे करती है कि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिमंडल समय से पहले भंग हो जाती है। तो इस डर से लोकसभा जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, या कार्यपालिका डरी रहती है कि कहीं लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित न हो जाए, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पूरे मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, कार्यपालिका समाप्त हो जाती है। उसके बाद नंबर 4, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन करना, यानी वैसे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास, लेकिन संसद ही क्या है, लोकसभा है, और वही क्या है, राज्यसभा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लोकसभा को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 368 में बताया गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 5वीं शक्ति। 5वीं शक्ति है आपकी निर्वाचन मंडल के रूप में, यानी निर्वाचन मंडल कह दो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन मंडल के रूप में। यानी लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर और विधानमंडल के सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य तीनों साथ मिलकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ पे लोकसभा के गठन की प्रक्रिया को समझाते हुए लोकसभा के शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो पहले गठन का प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें आपके 6 पॉइंट है, इनको समझाना है। उसके बाद लोकसभा की शक्तियां आ गई, लोकसभा की 5 शक्तियां हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट आपको याद हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 गठन में ये 6 के 6 पॉइंट, यहाँ प्रश्न सिर्फ चेंज होगा। लोकसभा की जगह क्या होगा, राज्यसभा। राज्यसभा के गठन में पॉइंट तो ये कि यही आएंगे गठन में, सिर्फ अंदर का मैटर चेंज होगा। और शक्तियों में ये 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट ऐसे कैसे उस राज्यसभा में भी आएंगे।
सिर्फ अंदर का मैटर आपका चेंज होगा, अंदर का भी नहीं होगा। यहाँ पे लोकसभा की जगह सिर्फ राज्यसभा लिखना पड़ेगा। फिर से देख लिया आप, विधायी शक्ति लोकसभा की, यानी लोकसभा जो है, लोकसभा का मतलब यहाँ पे संसद भी हो सकता है और लोकसभा भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा संसद में ही है, यानी लोकसभा संसद का एक सदन है। तो इस लाइन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि विधायी शक्ति मतलब कानून निर्माण, यानी देश में समस्त प्रकार के नए पुराने कानून बनने और उन्हें बदलने का कार्य किसका है, संसद का है या लोकसभा का है। लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर के संघ सूची, संपत्ति सूची, विशिष्ट विषयों पर और कुछ हद तक राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून निर्माण का कार्य करती है। अगर मान लीजिए कि किसी भी कानून को बनाते समय दोनों सदनों से वो विधेयक पारित होना चाहिए, दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। उस विधेयक के ऊपर अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है और देश में लागू हो जाता है। वित्त यानी धन संबंधी शक्ति, यानी लोकसभा को जो है वो लोकसभा को वित्तीय शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को ये शक्ति नहीं प्राप्त, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में क्या बताया गया है, लोकसभा की धन संबंधी शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर धन विधेयक जो है वो लोकसभा में सर्वप्रथम रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता। लोकसभा से वो विधेयक पारित होने के बाद जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसमें कुछ संशोधन कर सकती है या उसे उसके ऊपर विचार विमर्श जो भी अपने वो दे सकती है। अगर 14 दिन के अंदर अगर वो इस विधेयक को पुनः लोकसभा में नहीं लौटाए तो ये विधेयक दोनों सदनों से क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी लोकसभा जो है वो कार्यपालिका का मतलब क्या है, मंत्रिमंडल, यानी लोकसभा जो है वो कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, बर्खास्त हो जाता है। तो इस डर से लोकसभा की ये जो शक्ति है, इस यानी ये बर्खास्त होने से डरते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री, तो इसलिए लोकसभा के प्रति ये क्या होते हैं, पूरी तरह से वफादार होते हैं, ठीक है। तो अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करते तो पूरी मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। इस डर से कार्यपालिका जो है वो इसके नियंत्रण में होकर के कार्य करती है। फिर संविधान में संशोधन, यानी लोकसभा जो है या संसद लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, ठीक है। यानी संसद जो है वो 368 अनुच्छेद के तहत संविधान की किसी भी धारा में संशोधन करने का अधिकार अपने पास रखती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि निर्वाचन मंडल के रूप में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद यूं कहते हैं आप कि जो लोकसभा है, लोकसभा की निर्वाचन मंडल, लोकसभा की एक शक्ति निर्वाचन मंडल के तहत है, जिसके तहत लोकसभा जो है वो राज्यसभा और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है अनुच्छेद 54 के तहत, ठीक है। तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन आपका बन करके तैयार हो जाता है कि लोकसभा का गठन और लोकसभा की शक्तियों के बारे में उल्लेख कीजिए। अब अपन बात करते हैं आगे इसका राज्यसभा, ये तो हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखो आपको इस चीज़ को इसीलिए लिखा है क्योंकि ये पॉइंट आपके काम में आएंगे पूरे के पूरे। कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ लिखा, ये अपना प्रश्न लोकसभा को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और लोकसभा की जगह क्या कर देता हूँ, राज्यसभा। इसकी जगह मैंने कर दिया क्या, राज्यसभा। प्रश्न हो गया राज्यसभा के गठन को समझाओ, ठीक है। सदस्यों की संख्या वाला पॉइंट मैंने ऐसे रख दिया, ये पांचों पॉइंट मैंने ऐसे रख दिए, ठीक है। अब अंतर भी इसमें साथ आ जाएगा आपका। तो राज्यसभा का जो गठन है, जैसे आपने पीछे लोकसभा के गठन के बारे में देखा था, ठीक वैसा का वैसा ही राज्यसभा के गठन को समझाओ। तो आपको पता है कि राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का दूसरा सदन है, ठीक है।
और साथ ही उच्च सदन भी है। जैसे मान लिया आपने लिखा लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके गठन को अपन समझ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने ले लिया क्या, वो का वो जो लोकसभा में आपने लिया था, क्या ले लिया, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या मैंने बता दी यहाँ पे अधिकतम 250 होती है और वर्तमान में है 245। उसका भी देखते रहो आप। लोकसभा का याद है क्या आपका, लोकसभा में यहाँ मैंने लिखा था 552 और यहाँ लिखा था 545। ठीक है, अब ये सदस्य कैसे होंगे, यानी 250 जो सदस्य हैं इनमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी ये होगा 12 प्लस 250 में से कितने रह गए, 238। ये हुए 238, यानी 238 सदस्य जो है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब आप वहां आपने देखा लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, 2 सदस्य मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय समुदाय के। यहाँ राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये भी एक अंतर हो गया, यानी लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है जबकि राज्यसभा में 250 होती है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनका डिवाइडेशन करें 250 का तो 238 सदस्य तो क्या होते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी 238 जो सदस्य हैं वो राज्य विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिनका चुनाव किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। 12 सदस्य कौन होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और वहां पे आपने कितने, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 2 सदस्य। कितने, 2। वो कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के। जबकि ये 12 सदस्य कौन होते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके होता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है और वो कौन होते हैं। तो वो 12 सदस्य हैं कला, विज्ञान, खेल, साहित्य, शिक्षा और राजनीति से, राजनीति में दक्षता प्राप्त होते, बहुत तगड़े होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, लता मंगेशकर को बनाया गया, अमिताभ बच्चन को बनाया गया। तो उन्होंने चुनाव थोड़ी लड़ा था, वो राष्ट्रपति बनाता है। यानी जो विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, जैसे कला से संबंधित कोई कला, विज्ञान में कोई वैज्ञानिक हो सकता है, या फिर खेल में कोई बढ़िया खिलाड़ी है, या फिर साहित्य बहुत अच्छा कोई राइटर है, या शिक्षा के क्षेत्र में जिसने ख्याति प्राप्त की है, जिसने प्रसिद्धि प्राप्त की है, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो प्रश्न आपका बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12। वो कौन होते हैं, कला, विज्ञान, खेल, साहित्य, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सदस्य होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अपन वर्तमान में ये प्रणाली कितनी है, ये तो 250 की हुई ना, 238 राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये संख्या कितनी हो जाएगी, 200 में से 10 12 तो ये निकाल दो आप राष्ट्रपति वाले, पीछे कितने बचे, 233। ठीक है, 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हो गया कंप्लीट। अब हुई अगला पॉइंट है निर्वाचन। लोकसभा में आपने क्या पढ़ा था, दिमाग में जोड़ दो। लोकसभा में आपने पढ़ा था कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से, और यहाँ राज्यसभा का चुनाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष। यानी अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। ये प्रणाली याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अंतर हो गया ये।
यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, इनका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। उसके बाद योग्यता, योग्यता के अंदर सेम होगा वही है जो पीछे आपने 5 है कि भारत का नागरिक उसमें भी था, इसमें भी है। पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, इसमें भी है। दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, अगर है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे एक पद से हटना पड़ता है और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। 4 सेम की सेम लोकसभा वाली इसमें है कि एक ही अंतर होगा। आपने पढ़ा लोकसभा में 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में कितने हैं 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में निर्वाचित होने की आयु कितनी चाहिए 30 वर्ष, ये अंतर है। अंतर ये हो जाएगा लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु व्यक्ति कितनी होनी चाहिए 25 और यहाँ पर 30। फिर है कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का आपने पढ़ा था, ठीक है, उसको बर्खास्त किया जा सकता है लोकसभा को। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल होगा कितना 6 वर्ष का होगा और इसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यानी लोकसभा अस्थायी है जबकि राज्यसभा क्या है स्थायी है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। वो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2/3 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 2 वर्ष का होता है। कितना होता है 2 वर्ष का, यानी 1/3 सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं अपने पद से हट जाते हैं, ठीक है। यानी 6 वर्ष का होता है और 1/2 सदस्य जो है वो 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल भी हो गया। अब उसके बाद आ गया क्या आपका अधिवेशन। अधिवेशन भी वही है, इसका अधिवेशन कौन बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है, स्थगित कौन करता है राष्ट्रपति करता है और 6 महीने के अंदर में एक राज्यसभा की बैठक होनी चाहिए। और उसके बाद पदाधिकारी, यहाँ पर भी अंतर देखिए, यहाँ पे 2 पदाधिकारी थे लोकसभा में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन यहाँ पे होगा सभापति और उपसभापति। अब सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है हमेशा ही होता है उपराष्ट्रपति। देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। इसका जो निर्वाचन है ना वहाँ सदस्य करते हैं, यहाँ सदस्य नहीं करते, ये ऑटोमेटिक ही संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल होता है कितना 5 वर्ष का। राज्य सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लोकसभा में लोकसभा गठन आपने देख लिया, राज्यसभा गठन देख लिया और दोनों में अंतर भी आपको मैंने साथ साथ बता दिया है। अब अपन बात करते हैं लोकसभा की शक्तियों की। तो लोकसभा की शक्तियां सेम ही है, क्या है देखो मैं यहां से लिखा देता हूं, ये पॉइंट आपको फिर से याद रखने हैं, ये वही सेम ही पॉइंट है। वही लोकसभा की जगह क्या आएगा सिर्फ राज्यसभा। शक्तियां अगर आपको लोकसभा में याद होगी तो राज्यसभा में याद करने की जरूरत नहीं, ये कि ये पॉइंट है, यहाँ पर भी ये पॉइंट रखे हैं और आगे भी ये कि ये पॉइंट होंगे। वही राज्यसभा लोकसभा इतनी देर हम बोल रहे थे, अब हो गया क्या राज्यसभा। राज्यसभा का कार्य है क्या वही संघ सूची, संवर्ती सूची, विशिष्ट विषयों के ऊपर और कुछ हद तक राज्य सूची के विषयों के ऊपर राज्यसभा जो है वो लोकसभा के साथ मिलकर के कानून बनाती है। वहां पढ़ रहे थे लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे क्या कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के कानून बनाती है। इसमें संघ सूची, संवर्ती, विशिष्ट और कुछ हद तक राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाती है। धन विधेयक शक्ति आपने पीछे पढ़ा कि लोकसभा को ज्यादा है, राज्यसभा को ये शक्ति नहीं है। ये पीछे आपने पढ़ा कि भाई जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा की जो शक्ति है उसमें वित्त संबंधी शक्ति राज्यसभा को नहीं है, ये लोकसभा को ही है। फिर है आपके अगला एक पॉइंट आपके आ जाता है क्या ये अगर आप इसमें बोले जिस मान लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो कि भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है
प्रतिवर्ष जो वित्त मंत्री होता है वो बजट तैयार करता है। बजट का मतलब होता है देश की आय और व्यय का लेखा जोखा। जब तक संसद लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय और व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब है आपकी ये कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण का मतलब क्या है कि इस शक्ति को एक चेंज कर दिया। यहाँ पे लिखा है सिर्फ प्रशासनिक शक्ति, यहाँ पे चेंज हुआ क्या, प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति क्या है? प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत आप ये बता सकते हो कि भारतीय संविधान के द्वारा जो संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है उसके अनुसार कार्यपालिका जो है अर्थात मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो कार्य जो आपका जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा की प्रशासनिक शक्ति लोकसभा से ली हुई होती है। संविधान में संशोधन की शक्ति जो लोकसभा की है वही क्या है, राज्यसभा की। यानी राज्यसभा जो है वो लोकसभा के साथ मिलकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है या संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके बाद निर्वाचन के रूप में, यानी राज्यसभा जो है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कोई चीजें जो लोकसभा में आपने पढ़ी है वो भी वो यहाँ पर राज्यसभा में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।